हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं लीवर सिरोसिस के कंडीशन के बारे में। लीवर सिरोसिस के बारे में सिंपल भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है लीवर का डैमेज होना या लीवर में स्कैरिंग होना। तो ये किस वजह से होगा, तो चलो अपन देखते हैं कि जो क्रोनिक एल्कोहलिज्म की कंडीशन या हेपेटाइटिस की कंडीशन या फैटी लीवर की वजह से, यानी कि इसके अंदर तीन चीज़ें होती है मोस्ट कॉमनली। पहली तो होती है क्रोनिक एल्कोहलिज्म की कंडीशन होगी, एंड नेक्स्ट होगी हेपेटाइटिस की कंडीशन, और फिर होगी फैटी लीवर की वजह से। यानी कि फैटी लीवर की वजह से, क्रोनिक एल्कोहलिज्म की वजह से या हेपेटाइटिस की वजह से क्या होगा, लीवर के अंदर स्कैरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्रोनिक एल्कोहलिज्म और हेपेटाइटिस की कंडीशन की वजह से लीवर का स्कैरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है तो अपन उस कंडीशन को बोलते हैं फाइब्रोसिस। यानी कि जो ये फाइब्रोसिस की कंडीशन होगी वो क्या करेगी, पोर्टल वेन के सर्कुलेशन के अंदर ओब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, और ओब्स्ट्रक्शन करने के बाद में क्या होगा, वो फाइब्रोसिस की कंडीशन होने के बाद में ओब्स्ट्रक्शन ऑफ द पोर्टल वेन सर्कुलेशन, पोर्टल वेन के सर्कुलेशन में ओब्स्ट्रक्शन करवा देती है ये कंडीशन। और पोर्टल वेन के सर्कुलेशन में जो ओब्स्ट्रक्शन होता है, जिससे एक कंडीशन होगी उसको अपन पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन बोलेंगे। इसको अपन पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन को बाद में देखेंगे, और अपन पहले ये देख लेते हैं कि लीवर सिरोसिस की कंडीशन के अंदर क्या क्या हो रहा है। दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या हो रहा है कि क्रोनिक एल्कोहलिज्म या हेपेटाइटिस या फैटी लीवर की वजह से क्या हो रहा है, लीवर के अंदर स्कैरिंग या लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो रहा है। लीवर का डैमेज या स्कैरिंग होने के बाद कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, और कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होने के बाद में फाइब्रोसिस की कंडीशन हो रही है। और ये फाइब्रोसिस की कंडीशन क्या करेगी, ये पोर्टल वेन के सर्कुलेशन के अंदर ओब्स्ट्रक्शन करवा देगी। और जैसे ही पोर्टल वेन के सर्कुलेशन में ओब्स्ट्रक्शन होगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी वहाँ पे। हाइपरटेंशन की बात करें तो इसके अंदर भी चार चीज़ होंगी। क्या क्या होंगी, फर्स्ट होगी कि ये जो विटामिन ए डी ई के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। एंड नेक्स्ट होगा कि ये ऑनकोटिक प्रेशर होता है उसको डिक्रीज करवा देता है, जिससे असाइड्स का फॉर्मेशन होता है। एंड एक होती है इसोफेजियल वेरिकेज। एंड नेक्स्ट होती है कि अमोनिया नॉट कन्वर्टेड टू वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया। इसके अंदर क्या होता है, जो अमोनिया होता है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, जिससे अमोनिया ब्लड ब्रेन बैरियर में चला जाता है, जिससे हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी की कंडीशन होती है वहाँ पे। टोटल हाइपरटेंशन की बात करें तो अपन इसके अंदर फर्स्ट देख रहे थे कि ये जो विटामिन ए डी ई के का एब्जॉर्प्शन होता है वो अफेक्ट होता है, जिससे क्या होगा कि रिस्क फॉर ब्लीडिंग की, वहाँ पे ब्लीडिंग के रिस्क रहेंगे। पेटेची फॉर्मेशन होगा, परप्यूरा का निर्माण होगा, स्पाइडर एंजियोमा या माइक्रो ब्लीडिंग होगी। क्यों ब्लीडिंग क्यों हो रही है यहाँ पे, कि ये जो विटामिन के हो रहा है ना, विटामिन के इसके अंदर अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। एंड नेक्स्ट बात करें तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जिससे असाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड इसोफेजियल वेरिकेज का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड इसके नेक्स्ट बात करें तो अमोनिया वाले के अंदर जिसमें क्या हो रहा है कि हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन के बारे में। तो पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में अपन भी फर्स्ट देखेंगे कि इसोफेजियल वेरिकेज की कंडीशन हो रही है, तो इसमें क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रही है, इसमें क्या अफेक्ट हो रहा है। तो इसके अंदर अपन बात करें इसोफेजियल वेरिकेज की कंडीशन की, तो इसमें अर्ली साइन आएगा कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देगा। ये जो अर्ली साइन आ रहा है कि हार्ट रेट इसके अंदर इंक्रीज हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। जो इसोफेजियल वेरिकेज की कंडीशन में क्या हो रहा है, अर्ली साइन क्या आ रहा है कि इसमें हार्ट रेट या एचआर इंक्रीज हो रही है, एंड फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होकर क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन सर्कुलेशन हो रहा है, जिसमें ओब्स्ट्रक्शन होगा। और जैसे ही पल्मोनरी वेन सर्कुलेशन में ओब्स्ट्रक्शन होगा तो इसोफेजियल वेन डायलेट हो जाएगी, इसोफेगस की वेन डायलेट हो जाएगी। और जैसे ही इसोफेजियल वेन डायलेट होगी तो वहाँ पे रप्चर होगा, रप्चर की कंडीशन होगी। एंड रप्चर की कंडीशन होगी तो ब्लीडिंग होगी, रप्चर होने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड ब्लीडिंग स्टार्ट होएगी तो क्या होगा, वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंडीशन होगी जिसे अपन शॉक कहेंगे, यानी कि शॉक की कंडीशन होगी, या एयरवे का ओब्स्ट्रक्शन भी होगा वहाँ पे, जो जो कि अपन प्रायोरिटी असेस करके चलते हैं ये कंडीशन। तो दोबारा से देखना दोस्तों, अब इसमें क्या हो रहा है,
तो दोबारा से देखना दोस्तों इसके अंदर क्या हो रहा है इसोफेजियल वेरिकेज की कंडीशन में, कि इसमें पहले तो अर्ली साइन आ रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है एंड फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ओबस्ट्रक्शन हो रहा है पल्मोनरी वेन के सर्कुलेशन में, जिससे इसोफेजियल वेन डायलेट हो रही है। और इसोफेजियल वेन डायलेट होने के बाद में रप्चर करवा देगी, और रप्चर होने के बाद में ब्लीडिंग का फॉर्मेशन या ब्लीडिंग अक्कर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद में ब्लीडिंग अक्कर होगी, और ब्लीडिंग होने के बाद में शॉक की कंडीशन होगी। वहाँ पे शॉक की कंडीशन या एयरवे ओबस्ट्रक्शन होगा, जो कि अपन प्रायोरिटी असेस करके चलेंगे वहाँ पे उस कंडीशन के अंदर, या इसोफेजियल वेरिकेज की कंडीशन के अंदर। अपन इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या देते हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर देते हैं, वेसोप्रेसिन की ड्रग देते हैं। इसोफेजियल वेरिकेज के अंदर जो रप्चर हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, उसको रोकने के लिए अपन वेसोप्रेसिन का यूज़ करते हैं। और जिसमें क्या होता है ब्लीडिंग की, अपन ये जो वेसोप्रेसिन की ड्रग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे बीपी से संबंधित भी स्थिति पैदा हो सकती है, तो उसको भी अपन असेस करके चलेंगे। ये फीचर्स भी आ सकता है। और इसकी अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो इफ विथ रप्चर ब्लीडिंग यूज शेंक्सटेगन ब्लैकमोर ट्यूब। यदि रप्चर हो रही है इस इसोफेजियल वेरिकेज के अंदर, ये इम्पोर्टेंट है कि अपन शेंक्सटेगन ब्लैकमोर ट्यूब या एसबी ट्यूब का यूज़ करते हैं इसमें। क्योंकि यदि ब्लीडिंग हो रही है तो अपन ये ट्यूब यूज़ करेंगे, शेंक्सटेगन ब्लैकमोर ट्यूब। और ये ट्यूब अपन इसका यूज़ करेंगे तो इसमें एक चीज़ याद रखना दोस्तों, कि इसमें सीजर शुड भी एट द बेड साइड, यानी कि ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी के कंडीशन में एसबी ट्यूब या शेंक्सटेगन ब्लैकमोर ट्यूब की, तो उस कंडीशन में अपन सीजर्स को बेड साइड में रख के चलते हैं। और इसके अंदर प्रेशर की बात करें, इनको रोकने के लिए अपन इसमें प्रेशर भी यूज करते हैं। नॉर्मल प्रेशर की बात करें तो एसबी ट्यूब के अंदर नॉर्मल प्रेशर 25 से 40 mmHg का रखेंगे। और इसके अंदर अपन एयर भी इन्फ्लेट करते हैं, कितनी 100 से 200 cc ऑफ एयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि इसोफेजियल वेरिकेज के अंदर शेंक्सटेगन ब्लैकमोर ट्यूब का यूज करते हैं। और इसके अपन नॉर्मल प्रेशर की बात करें तो ये होता है 25 से 40 mmHg, एंड इसके अंदर एयर इन्फ्लेट करते हैं 100 से 200 cc ऑफ एयर। एंड इसके अपन फीचर्स, इसके अंदर सिम्टम्स की बात करें तो क्या आएगा, ओवर सक्शनिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि ये ट्यूब यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगी, गैस्ट्रिक जूस को ज़्यादा सक्शन करवा देगी, जिससे क्या होगा, ज़्यादा सक्शनिंग हो जाएगी तो वहाँ पे जो एसिड होगा या HCl होगा वो रिमूव ज़्यादा होगा। रिमूव होगा तो वहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन होगी, और एसिड के साथ साथ पोटेशियम भी रिमूव होगा वहाँ पे। तो अपन इस कंडीशन को भी असेस करके चलते हैं इसमें नेक्स्ट बात करें तो वेसोप्रेसिन ड्रग का यूज़ करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन स्क्लेरोथेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसोफेजियल वेरिकेज के अंदर यदि स्क्लेरोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो अपन क्या करेंगे, वेसोप्रेसिन ड्रग यूज़ करके चलेंगे। अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन। सेकंड होती है असाइट्स का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, यानी असाइट्स में क्या होगा कि ये जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से असाइट्स का फॉर्मेशन होता है। साइट्स कोज बाय पोर्टल हाइपरटेंशन लीड टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, कि ऑनकोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो रही है असाइड्स की, जिसमें क्या हो रहा है, जो पेरिटोनियल स्पेस है या जो पेरिटोनियल स्पेस के अंदर क्या होगा, पेरिटोनियम फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा या पेरिटोनियम फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में डिस्पनिया की कंडीशन होगी, ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी होगी। क्यों होगी, क्योंकि पेरिटोनियम स्पेस के अंदर ये जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, उस कंडीशन में डिस्पनिया की कंडीशन होगी। दोबारा से समझना दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि अपन सीधी नॉर्मल भाषा में देखें तो इसमें पहले तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है या ऑनकोटिक प्रेशर कम हो रहा है। इसमें जैसे ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसमें ब्लीडिंग हो रही है। जो ब्लीडिंग हो रही है पोर्टल वेन के सर्कुलेशन में, जो पोर्टल वेन में सर्कुलेशन में जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या करेगी, ब्लीडिंग होके सीधी पेरिटोनियल स्पेस के अंदर या एब्डोमिनल एरियाज के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, पेरिटोनियम फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा या पेरिटोनियम फ्लूइड बढ़ जाएगा वहाँ पे। जैसे ही पेरिटोनियल स्पेस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा तो वहाँ पे डिस्पनिया की कंडीशन होगी।
तो इसी कंडीशन को अपन असाइड्स का फॉर्मेशन या असाइड्स की कंडीशन कहेंगे। तो इसमें अपन सिंपल भाषा में देखें तो दोस्तों क्या हो रहा है कि जो ब्लीडिंग हो रही है पोर्टल वेन के अंदर, वो ब्लीडिंग हो के सीधी पेरिटोनियल स्पेस के अंदर इकट्ठी हो रही है और पेरिटोनियल स्पेस के अंदर इकट्ठी होकर डिस्पनिया की कंडीशन होगी, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में तकलीफ आएगी। इस कंडीशन में ओनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होएगा। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें अपन डायूरेटिक्स का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है और उसको अपन रिमूव करने के लिए डायूरेटिक्स ड्रग का यूज़ करेंगे जो फ्लूइड को एक्सक्रेट करने का काम करेगी। और ओनकोटिक प्रेशर को इम्प्रूव करने के लिए एल्ब्यूमिन IV ड्रग का यूज़ करेंगे। एंड लास्ट रिसोर्ट इसके अंदर पैरासेंटेसिस भी करते हैं। क्यों? डिस्पनिया की कंडीशन को रिलीफ करवाने के लिए अपन पैरासेंटेसिस करेंगे, जिसमें जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा पेरिटोनियल स्पेस के अंदर उसको रिमूव किया जाता है इसके अंदर पैरासेंटेसिस में, जिसमें ड्रेन करते हैं अपन 2 से 3 लीटर पर H2O 2 से 3 लीटर पर H2O अपन इसमें ड्रेन करेंगे। एंड पैरासेंटेसिस की कंडीशन करेंगे डिस्पनिया की कंडीशन में रिलीफ दिलवाने में। अपन इसके प्रायोरिटी की बात करें इस प्रोसीजर के अंदर तो पेशेंट को अपन सलाह देंगे अवॉइड करने के लिए। एंड इसकी पोजीशन की बात करें तो बेस्ट पोजीशन होगी इसके अंदर सिटिंग या सुपाइन पोजीशन। एंड इसके अंदर अपन लोकल एनेस्थेसिया का भी यूज़ करते हैं। और अपन इसके गोल की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो BP होती है उसका अपन असेस करते हैं, यानी कि जो प्रोसीजर करेंगे उससे पहले और उसके दौरान या उसके बाद में अपन BP को असेस करते हैं या चेक करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि BP जो होगी वो कमी ही मिलेगी, BP डिक्रीज मिलती है, जिसकी वजह से अपन BP को चेक करते हैं प्रोसीजर के पहले, प्रोसीजर के दौरान या प्रोसीजर के बाद में, तीनों कंडीशन के अंदर। और अपन इसके ड्रग्स की बात करें तो नियोमाइसिन का यूज़ करेंगे। नियोमाइसिन इज यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट पेरिटोनाइटिस, यानी कि पेरिटोनाइटिस की कंडीशन ना हो जाए पैरासेंटेसिस में, यानी कि अपन पैरासेंटेसिस प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें पेरिटोनाइटिस की कंडीशन ना हो जाए या पेरिटोनियल कैविटी रप्चर ना हो जाए, तो उसमें अपन नियोमाइसिन ड्रग का यूज़ करते हैं। और अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि एल्ब्यूमिन IV का देश के अंदर पुल बैक जो क्या करता है, पुल बैक H2O को पुल बैक करवाने का काम करता है एल्ब्यूमिन IV। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। असाइड्स का फॉर्मेशन एक बार दोबारा से फिर से बता देता हूँ मैं शॉर्ट में। असाइड्स में क्या हो रहा है कि सीधी सी बात है, जो पेरिटोनियल स्पेस होगा उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा जिससे डिस्पनिया की कंडीशन होगी। वो क्यों होगा? ये सब कुछ ओनकोटिक प्रेशर की कमी की वजह से या डिक्रीज की वजह से होगा, जिसमें डायूरेटिक का यूज़ करेंगे, एल्ब्यूमिन IV का यूज़ करेंगे, पैरासेंटेसिस के प्रोसीजर करते हैं डिस्पनिया में रिलीफ के लिए। एंड इसके पोजीशन की बात करें तो सिटिंग या सुपाइन पोजीशन, लोकल एनेस्थेसिया का यूज़ करते हैं। और इसके गोल की बात करें तो अपन BP को असेस करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर BP कम ही मिलती है। नियोमाइसिन एंड एल्ब्यूमिन IV का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की कंडीशन की होगा कि ये जो अमोनिया होता है इसके अंदर, जो अमोनिया होता है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, यानी कि ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता तो क्या होता कि ये एक्सक्रेट हो जाता किडनी के द्वारा, यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट हो जाता। लेकिन ये क्या होता है कि अमोनिया कन्वर्ट ही नहीं होता। जो कन्वर्ट ही नहीं होता तो वो वहीं रहता है जिससे अमोनिया कहाँ चला जाता है, ब्रेन के अंदर चला जाता है। अमोनिया ब्रेन में क्या होता है कि इसमें ये क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर को, ब्रेन के अंदर क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। और जैसे अमोनिया बी को क्रॉस करेगा, जिससे कंडीशन होगी, दो कंडीशन क्रिएट होगी यहाँ पे कौन कि ये जो अमोनिया ब्रेन के अंदर चला जाने के बाद में फर्स्ट होगी कि ब्लड ब्रेन बैरियर में एक तो LOC डिक्रीज करवा देगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को डिक्रीज करवा देगा, जिससे पेशेंट कोमा में चला जाएगा। और कोमा में जाने के बाद में क्या होता है कि डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो अमोनिया बहुत डेंजर कंडीशन होती है भैया। तो चलो ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में जो अमोनिया होता है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं होता, और यूरिया में कन्वर्ट नहीं होने के बाद ब्लड ब्रेन बैरियर में चला जाता है, क्रॉस कर जाता है, जिससे क्या होगा, LOC डिक्रीज हो जाएगी, पेशेंट कोमा में चला जाएगा एंड नेक्स्ट उसकी डेथ हो जाएगी। और इसकी सेकेंड कंडीशन की बात करें तो ये क्या होता है कि जो अमोनिया BBB को क्रॉस करने के बाद में स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगा, और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगा तो वहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट करेगा हाइपर रिफ्लेक्सिया की। हाइपर रिफ्लेक्सिया की बात करें तो इसमें क्या होगा
कि एक सिम्टम्स आएगा, अपन उस कंडीशन को अपन बोलेंगे आस्टेरिक्सिस, जो कि इसका हेलमार्क साइन भी कहलाता है। इनकी सहायता से समझ सकते हैं इसमें क्या होगा, हाइपर रिफ्लेक्स, यानी कि जो रिफ्लेक्सेज होंगे हैंड के वो ज़्यादा हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, तो उस कंडीशन को अपन आस्टेरिक्सिस की कंडीशन बोल रहे हैं, जो हेलमार्क साइन भी कहलाता है हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी की कंडीशन का। और इसके अपन मैनेजमेंट की बात करें तो अपन इसके मैनेजमेंट में अपन अमोनिया का मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि अपन लेक्टुलोज ड्रग का यूज़ करेंगे, लेक्टुलोज का यूज़ करेंगे। उसमें क्या, ओस्मोटिक लेक्जेटिव का यूज़ करेंगे, जो क्या करेगी, ओस्मोटिक लेक्जेटिव एक्सक्रेट अमोनिया विथ स्टूल, यानी कि जो अमोनिया होता है उसको स्टूल के साथ एक्सक्रेट करवाने का काम करेगी। जो ओस्मोटिक लेक्जेटिव ड्रग रहेगी वो क्या करेगी, अमोनिया को स्टूल के साथ रिमूव करवा देगी या एक्सक्रेट करवा देगी। और अब नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग की, तो वो है न्यूमाइसिन। न्यूमाइसिन क्या करेगी, रिमूव नॉर्मल जीआई फ्लोरा बाई प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया का बाई प्रोडक्ट होता है नॉर्मल जीआई फ्लोरा, उसको रिमूव करवाने का काम भी करती हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।